फर्स्ट क्लास में मैंने 80C डिडक्शन में आप लोगों को 80C, 80CCD1, 80CCC, 80CCE के बारे में, 80CC1B के बारे में थियोरेटिकली समझाया था। आज कोशिश करूँगा एक दो इलस्ट्रेशन कराने की। 80C का एक फुल लेंथ इलस्ट्रेशन हो गया। आज मैं दूसरा इलस्ट्रेशन आपके सामने रख रहा हूँ, बोर्ड में लिखा है, शीट में नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट टोटल इनकम, जहाँ पर मेरा ग्रॉस टोटल इनकम दिया है 7 लाख, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 40,000, सब्सक्रिप्शन टू द बॉन्ड इशूड बाय NABARD 30, कंट्रीब्यूशन टू ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में 10,000, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड सेटअप बाय LIC 50,000, कंट्रीब्यूशन टू APS 60,000 बोल दिया है। आपको टोटल इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा, मतलब पहले आपको डिडक्शन कंप्यूट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। वर्किंग नोट 1, डिडक्शन। पहले डिडक्शन कंप्यूट कर लेते हैं अंडर सेक्शन 80C। ए ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट GQA, उसके अंतर्गत क्या आता है? कंट्रीब्यूशन टू PF 40,000, सब्सक्रिप्शन ऑफ बॉन्ड NABARD 30, contribution to ELSS 10,000, सर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड सेटअप LIC नहीं, UTI अगर पेंशन फंड सेटअप करता है उसमें अगर देते हो पैसा तो 80C में क्वालिफाई करता है। LIC अगर पेंशन फंड सेटअप करता है उसमें पैसा लगाते हो तो 80C में क्वालिफाई नहीं करता है, 80CCC में क्वालिफाई करता है। नोट्स देख लेना एक बार। 80,000 B स्टैट्यूटरी लिमिट, $1,50,000। C maximum deduction, lowest one 80. Okay, next working note 2, deduction under section 80CCC। A gross qualifying amount, contribution to pension fund, set up by LIC, set up by LIC कितना? 50,000। B statutory limit, स्टैट्यूट बोल रहा है 1,50,000 तक 80CCC में क्लेम कर सकते हो। C डिडक्शन lowest one 50,000।
अच्छा मैंने थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, 90 करते हैं। तो 80C और 80CCC देख लीजिए ठंडे दिमाग से। 80C से आपको 80,000 मिल रहा है और 80CCC CCC से आपको 90 मिल रहा है। क्या आपको 80-90 दोनों ही मिलेगा? आंसर होगा एग्जैक्टली नो सर। वाई? बिकॉज आपका ओवरऑल एक कैप है जो कौन डिटरमाइन करता है? 80CCE जो बोल रहा है 2-3 80C 80CCC 80CC D1, ये तीन मिला के आपका 1,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सोच के देखिए, यहाँ पर 80 हो गया, यहाँ पर 90 हो गया, आप क्या 80CC D1 में क्लेम करेंगे? सवाल है कर सकते हैं और नहीं, यस कर सकते हैं बिकॉज आपके पास 60,000 कंट्रीब्यूशन है। लेकिन सवाल दूसरा है, आप करेंगे और नहीं। यहाँ पर थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा बिकॉज मेरा तो ओवरऑल 1,50,000 चाहिए और मेरा तो यहाँ पर 80 और 90 हो गया, तो मैं क्यों 80CC D1 में ये 60,000 दिखाऊंगा? नहीं दिखाऊंगा बिकॉज मैंने अगर मैं 80CC D1 में अगर 60,000 दिखा भी देता, मेरा ओवरऑल तो 1,50,000 से ऊपर नहीं होता। मेरा तो ऑलरेडी 1,50,000 हो चुका है, 80 + 90 1,70,000 हो चुका है, तो मुझे 1,50,000 तक मिलना चाहिए। तो मैं 80CC D1 में कोई क्लेम नहीं करूंगा, उसको मैं बचा के रखूंगा 80CC D1B में क्लेम करने के लिए, बिकॉज उसको एडिशनल 50 मिलता है उस लेवल में। तो याद रखिएगा, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा माई भाई सर 80C 80CCC 80CCC D1 में मुझे मैक्सिमम 1,50,000 मिलता है। अगर मेरा 1,50,000 कंप्लीट हो जाता है तो मैं क्यों 80CC D1 में मेरे जो इन्वेस्ट किया है उसका पार्ट वहां पर दिखाऊंगा? रैदर बेटर होगा मैं इसको 80CC D1B में दिखाऊंगा, जिसमें 1,50,000 से ऊपर भी मुझको डिडक्शन मिल सकता है 50,000 तक। तो उसको उस कैटेगरी के लिए रख दीजिए, अभी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आप ड्यूरिंग द 6 सेमेस्टर में आप किसी भी एक बार मुझे आपका रिक्वेस्ट कर सकेंगे फॉर एनी काइंड। तो आप कब रिक्वेस्ट करेंगे? जब आपका हाल एकदम खराब है, जब आपका हाल ठीक ठाक है, तब कुछ मैटर के लिए रिक्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका 1,50,000 हो जाता है, तो क्यों 80CC D1 में ये 60,000 का फिगर लगाएंगे? अगर हाँ ये दोनों मिला के अगर देखते हैं सर 1,50,000 तो नहीं हो रहा है, तब कुछ पैसा जितना 1,50,000 करने के लिए लगेगा उतना पैसा ही मैं 80CC D1 में दिखाऊंगा, बाकी नहीं। क्लियर? चलिए, तो 80CC D1 में क्लेम करूंगा ही नहीं बिकॉज दो मिला के मेरा 1,50,000 हो गया है और 1,50,000 से ज्यादा मुझको क्लेम देगा नहीं। वर्किंग नोट 3, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC D1B as overall limit under section 80C plus 80CCC plus 80CC D1 is rupees 1,50,000. Assessee shall not claim any deduction under section 80CC D1 as deduction under section 80C plus 80CCC
exceeded rupees 1,50,000, मतलब 80CCD1 एसएससी क्लेम करे नहीं करेगा, बिकॉज ऑलरेडी 80C और 80CCC ट्रिपल मिला के उसका 1,50,000 हो गया। सो एसएससी can claim deduction for contribution to NPS rupees 60,000 under section 80 CCD 1B as follows. A. Gross qualifying amount contribution to NPS how much? $90 ना 60 B CCD 1B में statutory limit $50 deduction under section 80 CCD 1B 50,000 lowest one तो तीनों का हो गया 80C 80 ट्रिपल से 80CCD 1B। अब टोटल इनकम का कंप्यूट का टाइम आ गया। Computation of that is solution. Computation of total income previous year 2019-20 gross total income 7 lakh less deduction under chapter 6A 80C working note 1 80,000 80 triple C working note 2 90 80CCD में 1 ने क्लेम नहीं किया है तो सर लॉजिकल तो 1,70,000 होना चाहिए। करंट गया CCE maximum limit 1,50,000 तो 1,50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 80CCD 1B 50 50
5 lakh. Total income. ओके, ग्रॉस टोटल इनकम से 3 डिडक्शन लो, इसके बाद जो आएगा दैट इज टोटल इनकम. लास्ट दिन जो कराया था उसका इलस्ट्रेशन मैंने आज कवर कर दिया. आप लोग कॉपी कीजिए. चलिए 80C CCDO कंप्लीट करने के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट एरिया. नेक्स्ट कुछ रिडक्शन है, एक्सपेंडिचर बेस्ड रिडक्शन. उसमें और दूसरा आता है ATC, ATCCD 1, 4, 5. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल सकता है. आप जानते हैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जिसको नॉर्मली लोग बोलते हैं मेडिक्लेम के नाम पे. क्यों मेडिकल इंश्योरेंस? मतलब आपका कुछ अगर हो जाए, तबीयत खराब हो जाता है, आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो बहुत बड़ा खर्चा होता है. ये खर्चा को सपोर्ट देने के लिए आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखा था. वो इंश्योरेंस पॉलिसी के दौरान आपका हॉस्पिटल में जितना खर्चा हुआ है वो आपको क्या करेगा? रिइम्बर्स करेगा. सो दैट इज कॉल्ड मेडिकल इंश्योरेंस. तो वो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए अगर पैसा तो देना पड़ता है, जो प्रीमियम आप भरते हैं वो प्रीमियम के लिए भी आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80D में. किसके लिए मिलेगा, कैसे मिलेगा वो देखेंगे. ये 2 तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे. ए, फॉर एसएससी स्पाउस एंड चिल्ड्रन. अच्छा, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन. ये कैटेगरी है. यहां पर नंबर 1, अमाउंट ऑफ मेडिकल प्रीमियम पेड. मतलब ये तीनों लोगों के लिए टोटल जो मेडिकल प्रीमियम पेड कर रहे हो 2. एक्सपेंडिचर for preventive health checkup. इसमें मैक्सिमम ₹5,000. इससे ज्यादा आप एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप.
ये नंबर 2.3 साल पहले आया था। 1 बचपन से था, मैंने जब एग्जाम दिया था तब भी 1 ही था। सीलिंग चेंज हुआ है लेकिन था 1 तब भी। 2 3 साल पहले दिया है, मतलब अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते हैं उसके लिए खर्चा करते हैं, उसके लिए भी आपको 80D में रिडक्शन मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मतलब आप साल में एक बार आपका ब्लड टेस्ट, शुगर, प्रेशर सब चेकअप कराते हैं। इसके लिए जो खर्चा है मैक्सिमम 5000 आपको अलाउ कर सकता है। तो अमाउंट ऑफ मेडिकल, अच्छा यहाँ पर ठीक है, अमाउंट ऑफ मेडिकल प्रीमियम पेड और एक्सपेंडिचर फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम 5000, दो मिला के जो होगा दैट इज ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट। बी स्टैट्यूटरी लिमिट, $25,000। However, if anyone of the बेनिफिशियरी मतलब जिसको सुविधा मिल रहा है, एसएससी, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, हैविंग एज मोर देन इक्वल टू 60 इयर्स, मतलब अगर कोई सीनियर है, ये तीनों में कोई अगर सीनियर है दैट इज सीनियर सिटीजन। Then 25,000 will be replaced by rupees 50,000. Okay. C. अच्छा, ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट को मैं काम करता हूँ, स्मॉल ए करता हूँ बिकॉज मुझे लगेगा, स्टैट्यूटरी लिमिट को स्मॉल बी करता हूँ और डिडक्शन को सी करता हूँ। डिडक्शन लोएस्ट 1, फॉर, ये था एसएससी का खुद के लिए। अब फॉर पेरेंट्स आप देख सकते हैं, मैंने पेरेंट्स के साथ डिपेंडेंट नहीं लिखा, स्पाउस के साथ डिपेंडेंट नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ चिल्ड्रन के ऊपर डिपेंडेंट लिखा है। मतलब स्पाउस, पेरेंट्स डिपेंडेंट हो ना हो उसके लिए अगर प्रीमियम पे करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए सिर्फ डिपेंडेंट होगा तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नो बेनिफिट। 1 जो ऊपर पे कॉपी किया है देखना, सेम कॉपी करूंगा। अमाउंट ऑफ मेडिकल प्रीमियम पेड, टू एक्सपेंडिचर फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ए ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट। अच्छा, यहां पर भी सॉरी, मैक्सिमम लिमिट रुपीज 5,000, that is A gross qualifying amount। B statutory limit, $25,000 ब्रैकेट में in case any of the parents having age
greater than equal to 60 years, then 25,000 will be replaced by rupees 50,000. That is C, deduction, lowest one. ABC, total deduction under section 80D, A plus B, A plus B, मतलब ये कैटेगरी को भी आएगा, पेरेंट्स का दोनों मिला के टोटल डिडक्शन आएगा। मतलब फॉर एसएससी स्पाउस वो लोगों के लिए तो उसको मिलेगा, पेरेंट्स के लिए भी देते हो तब भी मिलेगा। दो मिला के डिडक्शन, मतलब कोई एक नहीं, दो जगह से आपको डिडक्शन मिल सकता है। यहाँ पर एक ही टिप्पणी में आपको बोलूंगा, दो टिप्पणी। वन नोट, प्रीमियम to be paid by check, and note 2, total expenditure for preventive health checkup for category A and category B shall not exceed rupees 5,000। याद रखना बंधु, यहाँ पर अगर 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में ले लेते हो तो यहाँ पर एक पैसा भी क्लेम नहीं करोगे। यहाँ पर अगर 5,000 लेते हो तो यहाँ पर 5 से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकोगे। यहाँ पर 3,000 लिया तो यहाँ पर आपके पास 2,000 बचा है। मतलब ये दो एस्टेरिक, ये कभी भी दो मिला के 5,000 से नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। इंडिविजुअल तो 5,000 है, ओवर एंड अबव दो जगह में मिला के 5,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? तो 5,000 टोटल। अगर यहाँ पर नहीं करता है तो यहाँ पर मैक्सिमम 5,000 मिल सकता है, अगर यहाँ पर नहीं करता है तो यहाँ पर मैक्सिमम 5,000 मिल सकता है। दोनों में ही किया है तो ये और ये मिला के 5,000 करना पड़ेगा, वो आपका बुद्धि आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आराम से हो गया आपका 80D कंप्लीट। कॉपी कीजिए। नेक्स्ट 80TDB, ये हो गया। पहले थियोरेटिकल डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। पहले थ्योरी को समझ लो। डिडक्शन
under section 80D DB. Expenditure for medical treatment of specified disease क्या होगा? Of assessing and dependent relatives मतलब चिल्ड्रन, स्पाउस, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर। कंडीशन एक ही है, डिपेंडेंट होना चाहिए, इंक्लूडिंग वाइफ भी। तो आपको मिलेगा, मतलब स्पेसिफाइड डिजीज का ट्रीटमेंट के लिए। स्पेसिफाइड डिजीज का मतलब क्या होता है सर? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैंसर, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये सब मतलब कठिन कठिन बीमारी, यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यूरो हेमाटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ये सब इसमें आता है। किडनी, पेट का प्रॉब्लम मतलब यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किडनी में प्रॉब्लम, ब्लड में प्रॉब्लम, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब कठिन कठिन बीमारी जिसके लिए बहुत खर्चा होता है। कैंसर, ग्रॉस what A GQA gross qualifying amount amount spent for medical expenditure for treatment of specified disease, hematology, neurology मतलब नर्व, यूरोलॉजी, कैंसर, नेफ्रोलॉजी, किडनी, ये सब इसमें कवर होता है। इसका ट्रीटमेंट के लिए अगर खर्चा करते हो ये लोगों के ऊपर बी स्टैट्यूटरी लिमिट $40,000 in case any one of them is senior citizen
then 40,000 will be replaced by rupees 1 lakh. Gross deduction on gross deduction lowest one, ये दोनों में जो लोएस्ट है उसको डिडक्शन मिलेगा ग्रॉस। यस, आपने तो मेडिकल क्लेम रखा था तो इंश्योरेंस कंपनी से भी कुछ पैसा मिल सकता है। अमाउंट रिकवर्ड from insurance company amount recovered from insurance company or employer। कभी-कभी एम्प्लॉयर भी रिकवर आपको पैसा रिइंबर्स करता है ना, करने के बाद दैट इज नेट डिडक्शन under section 80 DDB, very important for your syllabus। पहले टोटल डिडक्शन कंप्लीट कर लो, उसके बाद अगर अमाउंट रिकवर होता है उसको लेस करो, नेट डिडक्शन आ जाएगा। तो 80 DDB खत्म, प्रॉब्लम बाद में। ये डिडक्शन आपको मिलता है, 80D मिलता है मेडिकल प्रीमियम देने के लिए। ये डिडक्शन मिलता है अगर स्पेसिफिक डिजीज, बुखार हुआ है और ये सब के लिए नहीं, स्पेसिफिक डिजीज के लिए ये अलाउ किया गया है। कोरोना इसमें कवर होता है और नहीं मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन 1920 जिस प्रीवियस ईयर में तुम करते हो वहां पर उस टाइम कोरोना का नामो निशान नहीं था, तो नेचुरली आपका क्वेश्चन में नहीं आ सकता। 7 deduction under section 80E for interest payment of education loan। अगर एसएससी खुद के लिए और खुद का बच्चे के लिए हायर एजुकेशन के लिए लोन लेता है, वो लोन अगर रिपे करता है तो जब रिपे करेगा इंटरेस्ट जितना देगा, प्रिंसिपल नहीं इंटरेस्ट का पार्ट के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा। क्या होगा? ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड on higher education loan, higher education loan taken by SSC for own life and for own or for his children, बच्चे के एजुकेशन के लिए अगर लोन लेते हैं। स्टैट्यूटरी लिमिट जैसे सबका लिमिट है, यहाँ पर कोई कुछ लिमिट होना चाहिए। नो लिमिट, जितना इंटरेस्ट पे करोगे उतना ही डिडक्शन मिलेगा। सी डिडक्शन हाईएस्ट ऑफ द डिडक्शन बेस्ड ऑन ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट। जितना अमाउंट आप क्वालिफाई करेगा इंटरेस्ट उतना ही, बिकॉज कोई लिमिट नहीं है तो अनलिमिटेड।
deduction available for 7 years only, सिर्फ 7 साल के लिए मिलेगा। डन, देख लीजिए, आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे, एमबीए करेंगे तो लोन के ऊपर आपको मिलेगा। मेडिकल इंजीनियरिंग मतलब हायर लेवल स्टडीज। डन। तो 6, 7 लास्ट कैटेगरी अंडर एक्सपेंडिचर बेस्ड रिडक्शन में 80GG deduction under section 80GG, deduction under section 80GG for rent paid condition number 1, rent paid by SSE. 2, SSE not received any HRA। अगर उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। अंडर सेक्शन 1030 में मैंने जैसे सिखाया था उसी तरह वहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं। तो 80GG मतलब अदर देन एम्प्लॉई, कोई अगर बिजनेस करता है, किराए में रहता है तो उसके लिए भी डिडक्शन होना चाहिए, वो दिमाग में रखते हुए ये प्रोविजन किया है। डिडक्शन लोएस्ट वन, जैसे 1030 ही था वैसे ही ए ₹5,000 पर मंथ, सीलिंग बोल दिया है। बी 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, adjusted gross total income, C rent paid minus 10% of AGTI, उसका एडजस्टेड टोटल इनकम भी लो कहा जा सकता है। एक काम करो, एडजस्टेड टोटल इनकम ही रखो, एडजस्टेड टोटल इनकम जो लोएस्ट होगा पर मंथ के हिसाब में 5,000, तो 6 महीना दिया है तो 5,000 इंटू 6, 12 महीना दिया है तो 5,000 इंटू 12, याद रखिएगा। ना सवाल है एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या है?
GTI less LTCG less STCG under section 111A less विनिंग फ्रॉम लॉटरी में नहीं लिख रहा हूं, मतलब वो नहीं ही माइनस होता है, तो ये दो माइनस तो होगा ही, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर अंडर सेक्शन 80C to 80U, आपका लास्ट तक है 80C to 80U एक्सेप्ट 80GG, 80GG छोड़ के बाकी सब डिडक्शन आप पहले कंप्यूट करेंगे, उसको माइनस करेंगे, करने के बाद जो आएगा दैट इज एडजस्टेड टोटल इनकम, उसका ही 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसका ही 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे, देन अकॉर्डिंगली आप काम में डालेंगे। ओके, बस देखो कवर हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हर आइटम का इलस्ट्रेशन करेंगे। आज कॉन्सेप्चुअली करके रखा है, ये सिंगल मोरलेस रेंट, ये तभी 80GG एसएससी तभी क्लेम कर सकेगा अगर उसका वो रेंट पे करता है और उसको एचआरए नहीं मिलता है, मतलब वो सैलरीड एम्प्लॉई विद एचआरए नहीं है तो। ओके, अच्छी तरह से देख लो।